हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं इंजीनियर सूरज शर्मा आपको शर्मा फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। ऑप्टिक्स को मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है रे ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में चलने की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश के वेव नेचर के कारण होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये जो है सेकेंड पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। इसमें चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर हाइगेन्स वेव थ्योरी, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको एक और नाम से जान सकते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश के तरंग सिद्धांत, यानी वेव ऑप्टिक्स का यह फर्स्ट चैप्टर हम लोग कह सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे प्रकाश का क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, नेचर क्या होते हैं, कैसे वो प्रोपेगेट करते हैं, कौन कौन प्रक्रियाओं करते हैं, प्रोसेस, इस सभी को हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम लोग टॉपिक लेते हैं नेचर ऑफ लाइट। आइए जानते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। तो इसको हम लोग देखते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपेगेट इन अ मटेरियल मीडियम और इवन इन वैक्यूम। यानी प्रकाश को यह वैक्यूम में भी चल सकता है और इसे मटेरियल मीडियम भी चाहिए चलने के लिए, किसी भी में चल सकता है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपागेट इन वैक्यूम और मटेरियल मीडियम। व्हेन लाइट फॉल ऑन रेटिना ऑफ आई देन द ऑब्जेक्ट इज सीन। मतलब यह हुआ कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है, एक फॉर्म होता है जो वैक्यूम में प्रोपेगेट कर सकता है या किसी मटेरियल मीडियम में भी कर सकता है। लाइट जब हमारे आंखों के रेटिना पे पड़ता है तब कोई वस्तु दिखाई पड़ता है। तो ये हुआ कि लाइट के बारे में। और इसके प्रॉपर्टी हैं, जैसे पहला, देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन होता है। उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। देयर इज ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर, देयर इज ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले डिस्पर्सन लिखते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ये सब इसके नेचर है, इसको हम लोग जान लेते हैं पहले। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर 4, देयर इज ए diffraction of light. Next, there is an interference of light. 6 number, there is a polarization of light. तो ये सभी नेचर हुए लाइट के, यानी ये प्रक्रियाएं शो कर सकती है। यानी प्रकाश डिफ्रैक्शन कर सकता है, यानी प्रकाश व्यतिकरण कर सकता है, विवर्तन कर सकता है, प्रकाश का ध्रुवण कर सकता है। ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसी वेव ऑप्टिक्स में ये सब के बारे में जानना है। एक और है
when light fall on the surface of a material or substance, then it emits electrons. जब किसी मटेरियल के किसी धातु के सतह पे प्रकाश पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे न्यूटन का करपस्कल थ्योरी के बारे में। यानी न्यूटन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक थ्योरी दिए थे जिसे न्यूटन के कणिका सिद्धांत हम लोग कहते हैं। उनके हिसाब से जो प्रकाश होते हैं वो छोटे 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 कण होते हैं और यह ट्रांसमिट करता है, तो प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह से चलती है, प्रोपेगेट करती है। तो उनका जो थ्योरी था उसे कहा गया न्यूटन्स करपस्कल्स थ्योरी। उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम 1675 में न्यूटन एक करपस्कल्स थ्योरी का प्रपोज किया। उस थ्योरी के अनुसार द माइक्रो एंड लाइटर इनविजिबल पार्टिकल्स इन इनफाइनाइट नंबर नॉकिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लाइट। ये पहला स्टेटमेंट बताया गया है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से इनफाइनाइट नंबर्स में बहुत ही छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं। यही बात बताया गया है। यानी सोर्स से इनविजिबल पार्टिकल्स इनफाइनाइट नंबर में नॉकिंग आउट करते रहेंगे, उससे निकलते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि द पार्टिकल्स नॉकिंग आउट फ्रॉम द सोर्सेस इज कॉल्ड करपस्कल्स। यानी उस पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, इनविजिबल पार्टिकल्स को न्यूटन क्या बोले? उसको बोले करपस्कल्स, यानी कणिका बोले। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, these corpuscles move with velocity of light in a straight line in all direction। यानी सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से ये मूव कर सकता है। यहाँ तक हम लोग थर्ड पॉइंट में समझ रहे हैं। फिर फोर्थ और सिक्स पॉइंट है इसका, इसको देखते हैं हम लोग। यानी फोर्थ इसका जो पॉइंट है, बताया गया है कि ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ करपस्कल्स द कलर्स ऑफ लाइट आर डिफरेंट। यानी न्यूटन के करपस्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग प्रकाश का रंग अलग अलग होता है, जो कि ये ठीक नहीं है। बाद में इसको फॉल्स साबित किया गया, परंतु न्यूटन इतना बड़ा नाम था कि ये पूरा जो वो थ्योरी दिए इसको बहुत दिनों तक अप्रूव रहा, यानी लोग इसको मानते रहे। एक बार और इसको देख लेते हैं। इसमें है कि द माइक्रो एंड लाइटर इनविजिबल पार्टिकल्स इन इनफाइनाइट नंबर नॉकिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लाइट। यानी प्रकाश की कहीं भी अगर स्रोत है, अगर छोटा सा अगर स्रोत है, तो यह बोले कि इससे इनफाइनाइट नंबर में पार्टिकल्स क्या होंगे? निकलेंगे, सभी दिशाओं में जाएंगे। इसका वेट जो होगा बहुत ही कम होगा, इनविजिबल होगा और बहुत ही संख्या में होंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर होंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका पॉइंट जो दिया है, पार्टिकल्स नॉकिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, इस पार्टिकल्स का नाम रख दिए करपस्कल्स, यानी कणिका। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ करपस्कल्स मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी यह कैसे मूव करेगा? तो अपने सोर्स से सभी दिशाओं में, परंतु स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट से। क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट? c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इतना इन वैक्यूम देखा गया है, तो इतने वेलोसिटी से ये मूव करेंगे। फिर इसका लास्ट, इस थ्योरी का लास्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। इस करपस्कल्स थ्योरी का लास्ट पॉइंट है, when these particles reach near the surface of another medium। मान लेते हैं कि यह एक दूसरा मीडियम है और यह हमारा पार्टिकल्स आ रहा है यहाँ से करपस्कल्स। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब ये करपस्कल्स सेकंड मीडियम के पॉइंट पे जाएगा, यानी सरफेस पे जाएगा, तो इस
कर्पस्कल्स में अट्रैक्शन हो जाएगा या रिपल्सन भी हो सकता है। तो जब अट्रैक्शन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके पाथ चेंज हो जाएंगे क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, और रिपल्सन होगा तो ये बाउंस बैक हो जाएगा। तो इस आधार पे न्यूटन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किए थे। फिर बताए थे इसमें कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वह डेंसर मीडियम में फास्ट होता है, जो कि यहाँ पे ये फॉल्स साबित हुआ, और इसके ड्रॉबैक में वो हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के जो ड्रॉबैक थे वो सभी बात जिसके कारण न्यूटन के कणिका सिद्धांत यानी कर्पस्कल्स थ्योरी ऑफ न्यूटन के कर्पस्कल थ्योरी ये क्यों फेल्योर हो गए, इसके पीछे ये पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेलोसिटी ऑफ लाइट शुड बी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यानी इस सिद्धांत में कहा गया था कि टेम्परेचर पे ये वेलोसिटी डिपेंड करेगा किसी भी मीडियम में जो लाइट ट्रैवल करेगी तो उसका वेलोसिटी, जो कि गलत है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि बोल रहा है कि वेलोसिटी जो लाइट का होगा वह डेंसर मीडियम में ज्यादा होगा रेयर मीडियम के अपेक्षा, जबकि ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी रेयर मीडियम में फास्ट होते हैं और डेंसर मीडियम में स्लो होते हैं। तो यहाँ से एक कंट्राडिक्शन मिला, उल्टा विरोधाभास मिला, तो ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत के दोष हैं। फिर नेक्स्ट बात है कि व्हेन कर्पस्कल्स इमिट्स कंटिन्यूअसली, यदि कर्पस्कल्स जो है किसी लाइट सोर्स से अगर कंटिन्यू इमिट होते हैं, उससे निकलते हैं, तो समय के साथ यानी टाइम के साथ इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो ये कोई भी सोर्स होना चाहिए, तो सोर्स से जब ये पार्टिकल्स निकलेंगे हमेशा निकलते रहेंगे, तो क्या होगा कि समय के साथ क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी उसका मास जो होगा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, इसलिए ये इसका दोष है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट के बाद कि यह जो न्यूटन के कर्पस्कल्स थ्योरी है यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए ज़्यादातर फेनोमेनन को, यानी लाइट की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है फेनोमेनन, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के ये सभी घटनाओं को, सभी फेनोमेनन को न्यूटन के कर्पस्कल्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे हाइगेन्स का प्रिंसिपल। आइए समझते हैं। तो हाइगेन्स वेव थ्योरी में सबसे पहले हाइगेन्स वेव थ्योरी 1678 ईस्वी में यानी 1678 में इसको प्रपोज किया गया था हाइगेन्स के द्वारा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, बताया गया कि द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी प्रकाश का जो ये होता है, संचरण होता है या प्रोपगेशन उसका होता है, यह एक वेव के रूप में होता है ना। और न्यूटन्स के कर्पस्कल्स थ्योरी में क्या थे कि लाइट सोर्स से जो वेव निकलते हैं, वो लाइट सोर्स से जो निकलते हैं उसे हम लोग कण मान रहे थे, है ना, पार्टिकल्स मान रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग वेव बता रहे हैं। तो यही है हाइगेन्स वेव थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट, द वेव लेंथ आर डिफरेंट इन वेव ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अलग अलग कलर के वेव लेंथ अलग होने के कारण उसका कलर अलग होता है, यानी वेव लेंथ पे इसके कलर डिपेंड करते हैं। बट उसमें क्या था, उसमें बताया गया था कि कर्पस्कल्स के साइज के आधार पे कलर का वेव का लाइट का कलर अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस वेव मूव विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी सेम दोनों में वैसा ही है कि वेलोसिटी जो होता है वो लाइट के वेलोसिटी से ये वेव निकलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट से, और सभी दिशाओं में निकलती है, सभी दिशाओं में गमन करती है। नेक्स्ट इसका पार्ट 4 नंबर है, आइए देखते हैं। 4th पॉइंट इसका है, सिंस मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड टू प्रोपेगेट वेव, यानी वेव को चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। ड्यू टू दिस, इसके लिए हाइगेन्स टेक एन आइसोट्रॉपिक एंड ऑल प्रोवाइडिंग वर्चुअल मीडियम, यानी ऐसा एक मीडियम लिए जो सभी जगह अवेलेबल हो और वो बहुत ही
समदैशिक हो, यानी सभी दिशाओं में जाने वाला हो, सभी दिशाओं में फैल सकने वाला हो, और प्रोवाइडिंग हो माने हमेशा मिलने वाला हो, ऑल प्रोवाइडिंग सभी जगह मिलने वाला हो, वर्चुअल मीडियम इन्होंने लिए। और वो क्या हो सकता है, तो वो ईथर लिए। ठीक है, ईथर क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ही मिनिमम होती है और इलास्टिसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये अधिक क्षेत्र पर ये फैल सकता है, और इसका डेंसिटी पतला है, हल्का है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये एकदम रेयर मीडियम की तरह, वैक्यूम की तरह, एयर की तरह ये बिहेव करेगा, और इसका कोई अपना वेट भी नहीं होगा, ये वेटलेस होगा। तो ये है फोर्थ पॉइंट, यानी इसमें प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम लिए हाइगेंस। वह मीडियम ईथर का था जो एक आइसोट्रॉपिक और ऑल प्रोवाइडिंग वर्चुअल मीडियम है। फिर इसका हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट 5 में है, फ्रेनेल एंड यंग प्रोवाइड दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, यानी फ्रेनेल और यंग महोदय भी बाद में इसको बताए कि ये जो लाइट का वेव होता है वो ट्रांसवर्स नेचर में होता है, और इसी के कारण बिकॉज ऑफ दिस द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है ना। इसमें क्या था कि न्यूटन के करपस्कल्स थ्योरी ये दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहे थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, है ना, रिपल्सन और अट्रैक्शन होने के कारण, लेकिन बाकी जो प्रोसेस थे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन वगैरह, ये सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो अधिकतर जो त्रुटियां थी वो ठीक ही हो गया हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पे। और फिर बाद में इसी थ्योरी के आधार पे ये बताया गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज स्लो विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यानी रेयर मीडियम में फास्ट होता है, डेंसर मीडियम में स्लो होता है। यह बात हाइगेंस के प्रिंसिपल के द्वारा प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और बाकी नोट्स वगैरह जो भी यहाँ पे लिखाया गया वो सब ऐप पे डाल दिया जाएगा। शर्मा क्लासेस के नाम से एक ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, जो आप लोग को पता है, डाउनलोड करके सारे मटेरियल्स जो भी है, स्टडी मटेरियल्स PDF फॉर्मेट में वहीं पे आपको मिलेंगे। तो धन्यवाद पर देखने के लिए।